नमस्कार। एडीआल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी प्रेरणा से भरी एक ऐसी कहानी है जिसका नाम है दो वक्त की रोटी। अभी कुछ ही समय हुआ था, किरण जी और उनके पति रामलाल जी को अपने बेटे बहू के घर आए हुए। किरण जी का बेटा कृष्णा अपने ऑफिस के काम में इतना ज़्यादा व्यस्त रहता था कि उसे अपने माँ बाप से बात करने का तो दूर, उनका हालचाल पूछने तक का भी समय नहीं मिल पाता था। और यदि कभी किरण जी उससे कुछ पूछने या उससे मिलने की कोशिश भी करती तो वह चिढ़कर जवाब देता, क्या माँ, आप तो सारा दिन घर पर खाली बैठी रहती हो, पर मेरे पास इतना समय नहीं है जिससे मैं आपके साथ अपना समय बर्बाद कर सकूं। मुझे ऑफिस में बहुत काम रहता है, इस तरह मुझे आप भी परेशान मत किया करो। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। बहू भी कुछ कम नहीं थी, वह तो उनके बेटे से भी ज़्यादा तीखी और कड़वी बोलने वाली थी। दरअसल कृष्णा के मन में उसके माता पिता के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करके बहू ने जहर भर दिया था। किरण जी अपने बेटे बहू के इस तरह के व्यवहार से बहुत दुखी रहती थी, लेकिन अपनी किस्मत समझकर मन मरोड़ कर रह जाती। किरण जी अपनी पुरानी समय की यादों में खोई हुई थी। कितने बड़े पद पर कार्यरत थे कृष्णा के पिताजी। ऑफिस और परिवार दोनों की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभालते थे। फिर भी उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को भी समय दिया और माता पिता को भी। सबके साथ प्यार से बातें करते थे और अपने माँ बाबूजी की भावनाओं की भी कदर करते थे। लेकिन हमारे बेटे बहू हमारी भावनाओं को क्या समझेंगे जब वह दोनों सीधे मुंह बात भी नहीं करते। रसोई घर का सारा काम किरण जी ही करती थी, लेकिन फिर भी उनकी बहू हमेशा यही जताती थी कि घर का सारा काम वही करती है। कई बार किरण जी ने अपनी बहू को फोन पर अपनी माँ से बात करते हुए भी सुना था कि वह हमेशा यही कहती हुई मिलती थी कि एक तो बच्चे की पढ़ाई है, ऊपर से घर का इतना सारा काम, और तीसरा मेरे सास ससुर मेरे सर पर आकर बैठ गए हैं। इतना भी नहीं समझते कि बेचारी अकेली जान क्या क्या करेगी। बच्चों की परीक्षा के समय भी वह अपने पति से हमेशा कहती कि अपने माँ बाप को उनके घर छोड़ाओ। अगर मेरे बच्चे की परीक्षा अच्छी नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किरण जी सब जानती थी, लेकिन अपने पति की तबीयत देखते हुए उन्होंने कुछ कहना उचित ना समझा। यूं तो किरण जी हर काम में अपनी बहू की मदद करती थी, लेकिन फिर भी उनकी बहू को उन्हें घर से निकलवाने का कोई न कोई बहाना चाहिए ही था। दरअसल किरण जी अपने पति के इलाज के लिए बहू बेटे के घर शहर में आकर रह रही थी, क्योंकि गांव से रोज रोज उनका इतनी दूर आना तो संभव नहीं था। किरण जी को घुटनों में बहुत तकलीफ रहती थी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह कभी शिकायत नहीं करती थी। कभी कभी ज़्यादा उदास हो जाती थी तो अपने पोते के साथ उनका खेलने का बहुत मन करता, लेकिन इस समय बहू चिल्लाकर बोल देती कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की। चुपचाप अपने कमरे में ही पड़ी रहा करो। मेरे घर में रह रही हो, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे घर की रानी बन गई हो तुम। अपनी बहू की बातें सुनकर किरण जी की आंखें भर आई। किरण जी को अब अपना जीवन बोझ लगने लगा था। सोचने लगी कि मेरे पति क्या बीमार पड़े, मेरे साथ दो शब्द प्यार के बोलने वाला भी कोई नहीं है। किरण जी के पति का 2 हफ्ते बाद ऑपरेशन होना था और किरण जी के घुटनों में इतना ज़्यादा दर्द था कि वह अब ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। आज रविवार था, इसलिए बेटा कृष्णा भी घर पर ही है। तभी किरण जी ने बेटे को कहा कि बेटा मुझे अस्पताल तक छोड़ दे, तेरे पिताजी की रिपोर्ट दिखानी है। लेकिन बेटे ने साफ इनकार कर दिया। क्या माँ, एक रविवार को ही तो छुट्टी मिलती है, उसमें भी आप मुझे आराम नहीं करने देती हो। कुछ ना कुछ काम आपको लगा ही रहता है। आपको जाना है तो रिक्शा करके चली जाओ, मैं नहीं ले जा पाऊंगा। यह बोलते हुए कृष्णा अपने कमरे में चला गया और जाकर बेड पर लेट गया। जैसे ही किरण जी कमरे की तरफ बढ़ रही थी, इतने में बहू की आवाज आई, अजी सुनते हो, मुझे गाड़ी से पार्लर छोड़ दोगे?
बाहर बहुत तेज धूप है। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। अंदर से आवाज आई। यह सब सुनकर किरण जी की आंखें भर आई। अपने पति का पर्चा लेकर बाहर निकल गई और रिक्शा ढूंढने लगी। घुटनों में दर्द के कारण लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी तो पीछे से ही एक रिक्शा वाला आकर रुका और बोला, माँ जी, लगता है आपकी टांगों में तकलीफ है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। किरण जी उसका धन्यवाद करते हुए रिक्शा में बैठ गई और मन ही मन उसे दुआएं देने लगी। अस्पताल पहुंचकर जब उसे पैसे देने लगी तो रिक्शा वाला बोला, माँ जी, इतनी धूप में आप पैदल दोबारा कैसे जाएंगी? आप अस्पताल होकर आइए, मैं आपके लिए यहीं खड़ा हूँ, आपको वापस भी छोड़ दूंगा। रिक्शे वाले के प्यार भरे दो शब्दों से किरण जी का हृदय गदगद हो गया। जब तक किरण की जी के पति ठीक ठाक थे तब तक मजाल है कोई उनके ऊपर उंगली भी उठा ले, परंतु जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है तब से बेचारी एकदम लाचार और बेबस हो गई है। इन 4 महीनों में ना जाने कितनी बार किरण जी ने अपने बेटे बहू से खरी खोटी सुन ली है। हालांकि इलाज तो रामलाल जी के रिटायरमेंट के पैसों से ही चल रहा था, लेकिन फिर भी उन पर एहसान जताया जा रहा था। एक दिन किरण जी के पास उनके पति रामलाल जी के घनिष्ठ दोस्त सुधीर जी का फोन आया। वह बोल रहे थे कि शाम को रामलाल जी से मिलने आ रहे हैं। किरण जी बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि चलो अच्छा है, कृष्णा के पापा का भी थोड़ा सा दिल बहल जाएगा। अपने दोस्त का नाम सुनते ही रामलाल जी की शरीर में एक नई ऊर्जा की लहर दौड़ गई। बेटे कृष्णा को बोली, तुम्हारे पिता के मित्र आ रहे हैं तो थोड़ा नाश्ते का इंतजाम करना है। जो भी खर्च होगा अपने पिता के रिटायरमेंट के पैसों से काट लेना। लेकिन बहू ने कुछ भी बनाने से साफ साफ इनकार कर दिया। किरण जी ने जैसे तैसे लंगड़ाते हुए सब काम किया। शाम को जब उनके दोस्त मिलने आए तो रामलाल जी बहुत खुश हुए। वह अपनी पत्नी किरण जी और बहू से उन्हें मिलवाने लगे। कृष्णा से मिलकर उनके दोस्त बोले, बेटा, आज तुम जो भी हो अपनी माता पिता जी की वजह से ही हो। तुम्हारी माताजी ने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सारा काम संभालते हुए भी कभी भी उन्होंने उफ तक नहीं की। इतना सब करना आसान नहीं होता। अब तुम्हारी बारी है इन्हें सुख देने की। अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना, उन्हें कभी दुख मत देना और उनकी सेवा हमेशा दिल से करना। वह अभी बातें कर ही रहे थे कि इतने में बहू उनकी बात काटते हुए बोली, अंकल जी, बुरा मत मानना, लेकिन यह कोई अनोखे माँ बाप नहीं है जिन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा है। इन्होंने कुछ अलग नहीं किया है। हर कोई अपनी औलाद के लिए इतना काम तो करता ही है। जी अंकल जी, राधिका बिल्कुल सही बोल रही है और वैसे भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने माँ बाप को खुश रखने की। हमने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। अपने बेटे बहू की जली कटी बातें सुनकर किरण जी की आंखों में आंसू आ गए। वह सबके सामने अपने आप को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहती थी, इसलिए सबसे छुपाकर अपने पल्लू से आंसू पोंछ डाले और मेहमानों से बोली, वैसे तो कृष्णा हमारा बहुत ख्याल रखता है, बहुत अच्छा बेटा है और हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देता। इतने में कृष्णा भड़कते हुए बोला, माँ प्लीज़ मेरे सामने तो अच्छा बनने का नाटक मत ही करो। आपने इन लोगों को बोला होगा मुझे यह सब कहने के लिए और अब भोली बन रही हो। बेटे कृष्णा के मुंह से ऐसे कठोर शब्द सुनकर किरण जी की आंखें आंसुओं से भर गई। बिस्तर पर पड़े हुए रामलाल जी को जैसे बहुत बड़ा धक्का लगा और वह लेटे लेटे ही बोल पड़े, जिस बेटे को इतने नाजों से पाला, अपना जीवन कुर्बान कर दिया, जिस पर आज वही बेटा अपने माता पिता की परवरिश पर सवाल कर रहा है और वह भी अपनी पत्नी के सामने। अरे, तुम्हारी पत्नी ने तो तुम्हें मोहजाल में बांध लिया है, जिसके कारण तुम्हें कोई और नजर नहीं आता है। उधर कृष्णा की बातें सुनकर राधिका ऐसे खुश हो गई जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। आखिर वह जो चाहती थी वही तो हो रहा था।
दरअसल राधिका ने चिकनी चुपड़ी बातें करके कृष्णा को अपने जाल में फंसा लिया था। अब तो कृष्णा राधिका की हर बात का कायल था। एक दिन कृष्णा जब ऑफिस से लौटा तो उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। राधिका ने जब चेक किया तो देखा कि कृष्णा को बुखार था। उसका बदन भी बहुत दर्द कर रहा था। राधिका ने जानबूझकर माँ पिताजी को कुछ ना बताया और सारी रात कृष्णा की सेवा करने का ढोंग करती रही। सुबह जब माँ को पता चला तो कृष्णा के पास जाकर पूछने लगी, बेटा तूने बताया नहीं, तेरी तबीयत खराब है क्या? अगर पता होता तो मैं काढ़ा बना देती, तू एकदम से ठीक हो जाता। इतने में कृष्णा उन पर तंज कसते हुए बोला, आप तो रात को घोड़े बेचकर सो गए थे, आपको क्या पता कि मेरा बदन कितना दर्द कर रहा था। बेचारी राधिका ने रात भर जागकर मुझे दवाई दी और मुझे दर्द से राहत देने के लिए मेरी टांगें दबाती रही, तब जाकर मैं कहीं सो पाया। कृष्णा के ऐसे कहने से मानो किरण जी की जिंदगी भर की मेहनत पर किसी ने घड़ों पानी उड़ेल दिया हो। किरण जी करुण स्वर में बोली, बेटा दरवाज़ा बंद रहता है तुम्हारा, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या तकलीफ है? वैसे तो तुमने सही कहा, तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारी सब कुछ है, हमने कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। इतने सालों में रामलाल जी बोले, बेटा मैं तो सारा दिन ऑफिस की जिम्मेदारी में लगा रहता था, लेकिन तुम्हारी माँ ने सारी सारी रात जागकर तुम्हारा ध्यान रखा है। तुम्हें सूखी जगह पर सुलाकर खुद गीले में सो जाती थी। तुम्हारा और मेरा पेट भर जाए खुद खाने के लिए कभी ध्यान नहीं करती थी, पर उसने कभी उफ तक नहीं किया। ऐसी है तुम्हारी माँ। तेरे बड़े होने पर, तेरे एग्ज़ाम के समय पर भी जब तू देर तक जागता था तो तेरी माँ ही तेरे साथ जागती थी। कभी तुझे चाय बना कर देती तो कभी तेरा सर दबाती। मैंने तो सिर्फ अपने पैसे खर्च किए थे, परंतु उसने तो अपना दिन का चैन और रातों की नींद तुझ पर कुर्बान कर दी थी। और जब तूने राधिका के साथ शादी करने की बात की थी तो सभी तेरे खिलाफ थे, लेकिन तेरी माँ हमेशा तेरे साथ खड़ी रही। शादी के बाद भी उसने बहू को अपनी बेटी की तरह ही प्यार किया, लेकिन उसने कभी तेरी माँ को माँ समझा ही नहीं। उसने तो बस तुझ पर ही अपना अधिकार जमाया। हमारे यहाँ आने के बाद भी तेरी पत्नी सिर्फ तेरी पसंद का खाना बनाती है। अपनी बचत से महंगा तोहफा लाकर आई हूँ, यह कहकर तुझे अपने मोह जाल में फंसाने में कामयाब हो गई। धीरे धीरे वह तुझे हमसे दूर लेकर जा रही है। हम यह सब बात समझ रहे थे, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि हमें अपनी परवरिश पर यकीन था। लेकिन हमें नहीं पता था कि बेटा इतनी दूर चला जाएगा कि अपने माँ बाप की कुर्बानियों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा। जब सुबह तेरी माँ कमरे में चाय नाश्ता लेकर गई तो तूने बोला कि नाश्ता यहाँ पर रख कर चली जाओ, हम बाद में खा लेंगे। बेचारी राधिका रात भर नहीं सोई, उसे नींद पूरी करने दो। बेटा कल की आई पत्नी की इतनी चिंता, और जिस माँ ने अपनी नींद की परवाह ना करते हुए तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि तू इस संसार में स्वाभिमान के साथ जी रहा है, उसी के सारे प्रयासों को तूने पल भर में जाने दिया। कृष्णा कुछ बोलने ही जा रहा था, लेकिन उसकी बात काटते हुए बाबूजी बोले, सच ही कहा है किसी ने, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो और किसी से क्या शिकायत करना। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब मैं अपनी पत्नी और अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपनी खुशहाल जिंदगी मुबारक हो। अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। ससुर जी, आज आपने पहली बार बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि दूसरों के घर में नौकरों की तरह रहने से अच्छा है कि अपने घर में ही रहा जाए। बहू बेशर्मी से बोली, चलो देर से ही सही, लेकिन आप लोगों से मुझे छुटकारा तो मिला। इतना सब होने के बाद कृष्णा कहाँ पीछे रहने वाला था। वह भी खरी खोटी सुनाने लगा। मैं तो सोच रहा था कि मैं ही आप दोनों को गांव में छोड़कर आऊं। बेटे और बहू की इन तीर समान बातों को सुनकर दोनों पति पत्नी अपना सामान समेटकर गांव की ओर चल दिए।
लेकिन अपना अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। दोनों लोग रात को घर पहुंचे। घर जाकर मन में ढेर सारा दुख और चिंता लिए वह दोनों सो गए और सुबह अपने बिस्तर से उठे ही नहीं। उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने दुखों से छुटकारा मिल गया। जैसे ही बेटे और बहू को पता चला, दोनों तुरंत दिखावा करने के लिए भागते हुए आए। सारे क्रियाक्रम करके कृष्णा ने घर को बेचने का फैसला कर लिया ताकि वह शहर जाकर आराम से रह सके। जैसे ही पिताजी के दोस्त सुधीर जी ने यह सुना कि उनका मकान बेचा जा रहा है, वह तुरंत अपने दोस्त के घर पर आए और कृष्णा से बोले, बेटा तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कृष्णा उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं था। तभी उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी के कमरे में जो अलमारी है उसे खोलो। जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारे पिताजी उसे कभी हाथ क्यों नहीं लगाने देते थे। तभी उसे याद आया कि उसने कितनी बार पापा की अलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन हमेशा पिताजी अलमारी खोलने पर हमें डांट देते थे। वह तो उस अलमारी के पास भी नहीं जाने देते थे। लेकिन आज आखिरकार राज से पर्दा खुलने वाला था। जैसे ही कृष्णा ने अलमारी खोली, उसके अंदर कुछ पेपर्स रखे दिखाई दिए। जब कृष्णा वह कागज़ खोलकर देखा तो सोचा कि किसी ज़मीन जायदाद के कागज़ होंगे, लेकिन उन पेपर्स को पढ़ते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस पेपर्स पर लिखा था कि आज से 30 साल पहले उन्होंने कृष्णा को अनाथ आश्रम से गोद लिया था। कृष्णा का दिमाग एकदम से झंझना गया और हाथ पैर सुन्न पड़ गए। शरीर में तो जैसे जान ही नहीं रह गई और पेपर छूटकर जमीन पर गिर गए। कृष्णा की ऐसी हालत देखकर जब राधिका ने पेपर उठाकर पढ़े तो वह भी हक्की बक्की रह गई। पिताजी ने अपनी सारी जायदाद और माँ ने अपने सारे गहने कृष्णा और उसकी पत्नी के नाम पर कर दिए थे। अब तो कृष्णा शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा था। यह आखिरकार क्या कर दिया मैंने। जिन माता पिता ने इस अनाथ को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाया, एक नया जीवन दिया, मेरी सारी खुशियां और इच्छाओं को महत्व देते हुए अपने जीवन को एक तरफ रख दिया और मैं कुछ दिन अपने घर में ही जगह नहीं दे पाया और जलील करके उन्हें वापस भेज दिया। लानत है मुझ पर, 2 वक्त की रोटी भी मैं उन्हें इज्जत से ना खिला सका। आज वह खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहा था। इन सब घटनाओं से हैरान हुई राधिका थोड़ी देर के लिए तो कुछ ना बोल सकी, लेकिन खुद को संभाला तो कृष्णा से कहा कि गुनहगार तो मैं भी हूँ, जो उम्र भर आपकी माँ बाप के खिलाफ आपके मन में जहर घोलती रही। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। जब सब लोग चले गए तो वहां से उठकर कृष्णा माँ बाबूजी की तस्वीर के आगे घुटने टेक कर माफ़ी मांगने लगा। माँ बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, हमसे तो घोर पाप हो गया है। अपने बेटे होने तक का फ़र्ज़ भी मैं नहीं निभा पाया। माँ बाबूजी की तस्वीर के आगे रोते रोते उसकी आंख लग गई। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला कि काश तुमने हमें जीते जी यह सम्मान और थोड़ा सा प्यार दे दिया होता तो हम सुकून से मरते। अब जब तुम्हें अपने किए का पश्चाताप हो चुका है तो हमें अपनी तपस्या का फल मिल गया। अब हम चैन से मुक्ति पा सकेंगे। कृष्णा अचानक नींद से जाग गया। सामने देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह उसके माता पिता ही थे, क्योंकि उसकी माँ उसे बचपन में ऐसे ही सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद देती थी। उसने अपने माता पिता का धन्यवाद किया और फैसला किया कि वह उस घर को बेचेगा नहीं और वहीं पर एक अनाथ आश्रम बनवाएगा और वहां रहने वाले अनाथ बच्चों की जीवन भर सेवा करेगा और अपनी पूरी कमाई उस अनाथ आश्रम में लगा देगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।